वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो ये पार्ट 3 है जिसमें हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। तो और ये जो ज्योग्राफी है ये घटना सार की है। और कल हमने बात करी थी भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, आज हम उसके आगे की बात करते हैं। तो यदि हम भारत की नेचुरल बाउंड्रीज़ को देखते हैं तो उत्तर में हिमालयस हैं, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। और भारत की प्राकृतिक सीमाएं ये निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है जिसको सुपर इम्पोज बाउंड्री बोलते हैं। इसका एक उदाहरण है। अब अध्यारोपित सीमा क्या होती है? सुपर इम्पोज बाउंड्री एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाहर शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया गया था। इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, मतलब कोई ऐसी बाउंड्री जो कि मैन मेड बाउंड्री है। तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ये जो लाइन है इसको अध्यारोपित या फिर सुपर इम्पोज बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड। और यदि हम भारत की नेचुरल बाउंड्रीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हिमालयस, हाँ, इधर फिर बे ऑफ बंगाल है, फिर इधर आपको इंडियन ओशन मिलेगा, इधर फिर अरब सागर मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ अरेबिक सी, ठीक है, या अरेबियन सी इसको बोलते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, और इस रेखा का निर्धारण किया था रेड क्लिफ ने, इसीलिए इसका नाम रेड क्लिफ लाइन है। चीन और भारत के बीच में भी एक और रेखा है जिसका नाम मैकमोहन रेखा है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में ही हुआ था। और इनका भी जो निर्धारण करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन था। अफगानिस्तान भारत से डूरन रेखा द्वारा पृथक होता है। ठीक है, तो ये जो बाउंड्रीज आपको याद होनी चाहिए। यदि हम भारत और चीन की बात करते हैं यहाँ पे जैसे भारत और चीन की मैं बात करता हूँ तो इसका जो लाइन है इसका नाम है, हाँ, इसका नाम है, एक मिनट, चीन के साथ में था इनका मैकमोहन, हाँ सॉरी, ठीक है। तो चीन के साथ में यहाँ पे मैकमोहन है और पाकिस्तान के साथ में ये जो है इसका नाम है रेड क्लिफ। और अफ़गानिस्तान के साथ में छोटा सा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं डूरन लाइन। ठीक है, तो ये कुछ रेखाएं हैं जो कि सुपर इम्पोज्ड हम बोल सकते हैं। तो भारत से इस सीमा का निर्धारण 1893 में हुआ था। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो निर्धारण की बात करेंगे, सबसे पहले हुआ था अफ़गानिस्तान के साथ में, चीन के साथ में, फिर पाकिस्तान के साथ में। तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसी वे में सीमाओं का निर्धारण हुआ था। तो ये 1893 है, उसके बाद 1913 में हुआ था और उसके बाद 1947 में पाकिस्तान के साथ में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कभी कभी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है निर्धारण के समय। तो उस समय निर्धारण के समय ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड थे, इसीलिए उसका नाम डूरंड लाइन पड़ा है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम जो देश है वो श्रीलंका है, जो सबसे पास में है। और पाक जल डमरू मध्यस्थ द्वारा भारत से कनेक्ट करता है ये, या फिर वहाँ से पृथक होता है ये। और ये बंगाल की खाड़ी, तो ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, पाक स्ट्रेट जिसको बोलते हैं। इसकी लंबाई करीब 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे 1755 से 63 के दरमियान रॉबर्ट पाक ने किया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ही इसका नामकरण है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणी अराकान योमा नागा पटकाई, ठीक है। तो जब ऐसे जो ऐसा कहा जाता है कि एक्सटेंशन है, तो ये जो है ये हिमालय की जो उत्तर पूर्वी शाखा है इसको अराकान योमा बोलते हैं। और इधर नागा पटकाई जो पहाड़ियाँ हैं उनसे सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर जो है, यदि हम भारत और म्यांमार के बॉर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे एक नदी चलती है जिसको इरावदी नदी बोलते हैं और ये म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। तो प्लीज़ इसको आप याद करना, इरावदी नदी को। तो म्यांमार की तो म्यांमार की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है इरावदी नदी। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, अतः इसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो लद्दाख भी है, सिक्किम भी है और इधर त्रिपुरा। तो लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा। LST आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर तीनों के 3 नाम है और 3 बॉर्डर हैं इंटरनेशनल। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ में लगती है।
और यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के साथ में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ में लगती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की लगती है और इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का नंबर बाद में आता है। भारत और चीन के मध्य करीब 3,488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो कि लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, सिक्किम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। ठीक है, तो ये भारत की कुछ सीमाएं हो गई, नेशनल और सुपर इम्पोज्ड, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय भी हो गई इसमें और जो सुपर इम्पोज्ड है वो भी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। क्वेश्चंस वगैरह हम बाद में भी कवर कर सकते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूरा चुंबक तत्व, जिसको पैलियोमैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है जो कि चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन पर होती है, तो उसका नाम है पैलियोमैग्नेटिज्म, जो कि अध्ययन करती है चट्टानों का अवसादों के जो निर्माण के समय से संरक्षित गुणों का। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन पूरा चुंबक तत्व के माध्यम से ही किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को ही आधार बनाया गया। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प, तो बेसिकली है क्या, एक भूमध्य मतलब एक पूरा का पूरा टुकड़ा था जिसको पैंथलासा बोलते थे। ठीक है, तो पैंथलासा, और ये कहते हैं कि भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और यहाँ पे एक सागर था जिसका नाम तैथिस सागर था। ठीक है, तैथिस सी, तो इसके बारे में थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे आगे नए वाली वीडियो में। तो संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर विस्थापन होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणामस्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। इस टकराव के कारण ही इन दोनों प्लेटों के बीच तैथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो जाती है। मतलब है क्या, जैसे यहाँ से भारत जो है बेसिकली गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और भारत जो है वो इधर की तरफ फिर बढ़ने लगा और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी। तो यूरेशियन प्लेट के साथ में ये यूरेशियन प्लेट है और भारत जो है इसमें टकरा जाता है। जब इनके बीच में टकरा जाता है तो यहाँ पे जो था ये तैथिस सागर था, तो ये अवसाद जो है ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, फिर यहाँ पर माउंटेन बन जाती है जिनका हम हिमालयस माउंटेन बोलते हैं। बेसिकली ये फोल्ड माउंटेन है, हाँ फोल्डेड माउंटेन है, और हिमालय दुनिया की सबसे यंगेस्ट माउंटेन है अभी। ठीक है, तो यंग माउंटेन है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिमालय जो है वो ये भी यंगेस्ट है। तो देखा होगा हिमालय की जो नदी है बहुत तेज बहाव है क्योंकि अभी वो अपने युवा अवस्था में है। तैथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण होता है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर पर्वतों तथा प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे बढ़ गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। अब मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो इंडियन प्लेट थी जब वो टकराती है यूरेशियन प्लेट से, तो इस तरह से टकराने के बाद में ना यहाँ पे एक तरह से गड्ढा नुमा जगह हो गया। अब इस गड्ढा नुमा जगह को जो नदियाँ हैं समय के साथ बढ़ती रही, तो यहाँ पे मैदानों का निर्माण हो गया जिसको हम भारत के उत्तरी मैदान के रूप में जानते हैं। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार यदि हम डेक्कन को देखते हैं तो ये एक तरह से जो अर्थ का सबसे जो ओल्डेस्ट भाग है वहीं से रिलेटेड है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। मतलब यहाँ पे भूकंप झटके वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतने मतलब ये कठोर चट्टानें हैं कि यहाँ पर जो सीस्मिक एक्टिविटी है बहुत कम देखने मिलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय है तथा रूपांतरित शैली वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार की जो आउटलायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो मेघालय है
मेघालय है वो इसी का एक तरह से आउटलाइनर समझो उसको। और ये एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया था। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन से हुआ है। पश्चिमी तट की बात करते हैं तो भारत की भूमि बहुत ही अधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। जैसे उत्तर का पर्वतीय मैदान हो, पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान हो गए, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तट एवं द्वीप हो गए। मतलब यहाँ पर तो है ये मैदानी इलाका है, हाँ, जिनको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ। यदि हम कलर चेंज करते हैं इसका, ठीक है, ये तो मैदानी इलाका हो गया, ये जो है ये मैदानी इलाका है। उसके यहाँ पे ये सब माउंटेन्स रीजन है। ठीक है, नीचे ये पठार है, ये सब प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद यहाँ पर ये द्वीप है और ये आपके यहाँ पर तट है। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू-आकृतिक प्रदेशों में भी बांटा जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे है जैसे उत्तरी तथा पूर्वी पर्वतमाला, भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार हो गए, ये तटीय मैदान हो गए, और नीचे यहाँ पे द्वीप समूह। मतलब 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पढ़ने में थोड़ा सा आपको कम लग रहा होगा, बट आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। अब धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा अथवा भ्रंशन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिसमें सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं जो कि साउथ में मिलती हैं, उसी में ये सब मटेरियल्स मिलते हैं। तो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। ठीक है, तो चट्टान वाले चैप्टर में जब हम समझेंगे तो पहले जो धारवाड़ था उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का एक तरह से प्रोडक्शन हुआ है या निर्माण हुआ है। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं कुड़प्पा की चट्टानों के बाद हुआ है। तो जो विंध्यन जो रेंजेस हैं जो कि मध्य प्रदेश के आसपास है, विंध्यन रेंजेस, उनका जो निर्माण है वो कुड़प्पा के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। तो यदि हम चट्टानों को एक बार आपको मैं चट्टान बताना चाहूँ क्रम से, तो सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, धारवाड़ क्रम का कुड़प्पा की चट्टानें हैं, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद गोंडवाना की जो चट्टान है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, सोना, चांदी और जितने भी खनिज हैं ये सब यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गोंडवाना लैंड में आपको याद रखना है कोल वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो यहाँ पर गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वहीं पे आपको कोल्ड मिलता है। भारत में जो कोल है वो बिटुमिनस क्वालिटी का होता है। यदि हम कोल की बात करते हैं तो 4 वैरायटी कोल की होती हैं। ठीक है, एक होता है एंथ्रासाइट होता है, सबसे अच्छे क्वालिटी का वैसे एंथ्रासाइट ही होता है। तो एंथ्रासाइट भारत में बहुत कम जगह मिलता है। जम्मू कश्मीर वगैरह में एक जगह है वहाँ पे एंथ्रासाइट कोयला मिलता है भारत में। बाकी सब जगह भारत में बिटुमिनस कोयला ही मिलता है। एक और कोयले की श्रेणी है जिसको लिग्नाइट बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूवर्गीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिमी पूर्व से दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई हैं। यदि हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय कुछ इस तरह से फैली हुई है, इतने धनुषनुमा आकार है। तो ये जो 2 पॉइंट है इनको हम सिंटैक्सियल बैंड बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको सिंटैक्सियल। यहाँ लिख देता हूँ सिंटैक्सियल बैंड। ठीक है, तो ये सिंटैक्सियल बैंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिंधु नदी और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। तो सबसे यहाँ पे यदि हम पर्वत की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है नंगा पर्वत। हाँ, नंगा पर्वत, और यहाँ पे आपको मिलेगा नामचा बरवा। तो यहाँ से एन तक हिमालय जो है फैले हुए हैं।
तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई है और औसतन चौड़ाई 240 किलोमीटर है में फैलकर अर्धवृत्त का एक निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 है और अरुणाचल प्रदेश में 150 है। मतलब ये जो है कुल मिला के इस तरह से हिमालय से संकरा होता जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और यहाँ पे सबसे चौड़ा है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा है। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलय की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनाओं में विभाजित किया जा सकता है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय। इसका मतलब क्या है कि जब हम डिवीज़न करते हैं हिमालयाज़ का तो 4 पार्ट है। सबसे पहले मान लेते हैं ये हमने हिमालय बना दिया, हाँ ये मान लेते हैं हमने हिमालयाज़ बनाए हैं। तो हिमालय से जो परे हैं इनको हम ट्रांस हिमालयाज़ बोलते हैं। हाँ ट्रांस, तो ट्रांस हिमालयाज़ में 4 पर्वत श्रृंखलाएँ जो कि आपको याद रखनी है। एक तो काराकोरम, फिर हो गया लद्दाख, फिर जास्कर, और उसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पे भगवान शिव का निवास है कैलाश। ठीक है, तो आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, कलेजा पार। हाँ तो ये हो गया आपके पास काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंजेस। और बाकी जो हिमालयाज़ हैं वो 3 श्रेणी है उनकी। सबसे पहले महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर लोअर हिमालयाज़, जिनको शिवालिक भी बोलते हैं। तो हिमालयों का उपर्युक्त अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल विभाजन उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। तो ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से ही उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक का हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय और हिमालय की जो दूसरी प्राचीन श्रेणी है जिसका निर्माण ओलिगोसिन युग 25 से 40 मिलियन जो पूर्व हुआ है उसमें युग में हुआ है। इसके पश्चात लघु हिमालय जिसका निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ। ठीक है, तो यदि हम युग देखेंगे तो ओलिगोसिन, उसके बाद मायोसिन, तो ये दो युग हैं जहाँ पे हिमालय का ये मिडिल हिमालयाज़ है और यहाँ पर ये लोअर हिमालयाज़ है, राइट। तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी के हैं जिसको प्लायोसिन युग बोलते हैं। तो प्लायोसिन में CIN में प्लायोसिन में सबसे मतलब ये तो हो गया आपके पास ग्रेटर हिमालयाज़। तो लघु हिमालयाज़ का हुआ है, तो लघु हिमालयाज़ कौन से थे, 1 मिनट, मध्य हिमालय, हाँ ठीक है, तो ये मिडिल हिमालयाज़ ही बोलते हैं इनको। तो ठीक है, ये आपको जो लघु हिमालयाज़ हैं इनको हम बोलते हैं मायोसीन युग में, दैट इज़ मिडिल हिमालयाज़, राइट। और यदि हम यहाँ पे देखेंगे शिवालिक, इनको आउटर हिमालयाज़ बोलते हैं। तो इनका जो शिवालिक है ये प्लायोसिन युग के हैं। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, तो इसके नॉर्थ में जो है ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें करीब 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है और सर्वाधिक ऊंचे शिखर इसी में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो रेंजेस बनी हुई हैं कुछ, तो ये जो रेंजेस हैं ये हिमालयस की रेंजेस है, उससे पहले ट्रांस हिमालयस है। तो महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच में स्थित है। तो यदि हम बात करते हैं इसकी कंचनजंगा की, तो इस कंचनजंगा जो माउंटेन रेंजेस है इसके पूर्व में बोले तो और पश्चिम में, तो पूर्व में है आपके पास यहाँ पे तीस्ता नदी और इसके पश्चिम में तामूर नदी। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और ठीक है, तो कंचनजंगा बेसिकली यहाँ पे सिक्किम में सिचुएटेड है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। तो
अन्नपूर्णा जो चोटी है उसकी स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में ही स्थित है। ठीक है, तो ये सब धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा, ये सब नेपाल के मध्य में ही स्थित है। महान हिमालयस के वलय की प्रकृति एसिमेट्रिक है। हिमालयस के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी बोले तो हमेशा उसमें पानी रहता है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालयाज या मध्य हिमालयाज कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक सपिंडित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई करीब 3700 मीटर की और 3700 से 4500 मीटर के बीच में है और चौड़ाई इनकी थोड़ी सी कम है, 60 से 80। मध्य हिमालयाज में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। ठीक है, तो ये मिडिल में है पीर पंजाल। धौलाधार तथा महाभारत श्रृंखलाएं भी इस महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी सिचुएटेड है या स्थित है। हिमालयस की जो सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी जो औसत चौड़ाई है 10 से 50 है, ऊंचाई करीब 1000 मीटर के आसपास रहती है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं के से नदियों द्वारा लाई गई असंपिंडित अवसादों से बनी है। निम्न हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे जो घाटियाँ हैं, देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, ये कुछ दून की घाटियाँ हैं। पाटली दून हो गया। शिवालिक क्षेत्र में गिरिपद, फुटहिल क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच में समतल मैदान जो मिलते हैं उनको भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदी द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित होता है, तो इनको भाबर बोलते हैं, भांबर। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है। मतलब ऐसा होता है कि जब नदी निकलती है, मोटे मोटे पत्थर होते हैं, तो इसके नीचे से नदी आराम से निकलती रहती है, तो पता ही नहीं चलता है कि नदी इसमें है भी नहीं है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम में ज़्यादा अधिक है। भाबर में के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र है जिसे तराई कहते हैं। ठीक है, तो भाबर के पश्चिम में आपको मिलेगा यहाँ पर दक्षिण में तराई। तो तराई में क्या होता है, जैसे कीड़े वगैरह बहुत मिलते हैं क्योंकि ये दलदल का इलाका रहता है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो 3 है आपको, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में ही स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया। उदाहरण के लिए सतलज और सिंध के बीच के हिमालय को बोलते हैं पंजाब हिमालय। पश्चिम से पूर्व तक क्रम है, इसमें कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसका नाम कुमायूं हिमालय है। ठीक है, तो जैसे सिंधु हो गया, सतलज हो गया, फिर आपके पास होगी काली नदी, इसमें इनके बीच में काली नदी के बीच में, और ये सतलज है और ये आपका सिंधु नदी है, इसमें आपको बोलते हैं हम इसका पंजाब हिमालय। और इसके बाद कुमायूं हिमालय, काली नदी और फिर तीस्ता के बीच में जो है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग, जो दिहांग नदी है, इसके बीच में हिमालय को असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और दिहांग महाखड्ड गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मुड़ जाता है, भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल तथा पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकाई हो गया, नागा हो गया, मिजो हो गया, मणिपुर पहाड़ियाँ भी शामिल है। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो प्रवाह होती। सिंधु और गंगा का मैदान इतना सुव्यवस्थित और जलोढ़ मृदा से वंचित होता और यहाँ पर जो फसल है वो भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, तो अटल टनल जो है 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में ही स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली से लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। अटल टनल, इसका निर्माण सड़क सीमा संगठन, जिसको BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा किया गया। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क के आधारित
शिला रखी थी और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। तो अब हम इसके थोड़े से अनुदैर्ध्य उत्क्रम को समझते हैं। तो हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम जिसको थ्रस्ट एवं भ्रंश बोलते हैं, दरार जिसको फॉल्ट बोलते हैं, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर, ठीक है, तो यदि हम दक्षिण से जा रहे हैं उत्तर की ओर, तो पहला है मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT, ठीक है। तो यदि हम दक्षिण से, क्योंकि जब हिमालय बने होते हैं एकदम से नहीं बने, बीच में थ्रस्ट पड़ते हैं, तो पहला है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, फ्रंट पे आएगा तो मेन फ्रंटल थ्रस्ट। MFT और MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट के जो मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है, तो यहाँ पर शिवालिक है। और उसके बाद में आएगा मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और उसके बाद MBT और MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में लघु है। यहाँ पे है लोअर हिमालय जिसको बोलते हैं मिडिल हिमालय, तो मिडिल में आपको मिलेगा MBT के ऊपर MCT। तो पहले आएगा MFT, फिर B के बाद C आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और यहाँ पर ही है लघु हिमालय, और उसके ऊपर में आपको मिलेगा सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन जिसे CCZ भी कहा जाता है। CCZ इसी का नाम है MCT का। और MCT के ऊपर HHC मिलेगा, हायर हिमालयस क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय HSC एवं STDS साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र, ठीक है, तो इसको सचर जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे है ISTZ, तो इंडस सिंधु, इंडस ITSZ, तो इंडस टांगपो और सचर जोन बोलते हैं इसको। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालयाज हैं। तो इस उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्रों में प्लेटों के संचालन के कारण ही भूकंप प्रवण क्षेत्र है, ठीक है, तो बहुत सीस्मिक जोन है ये। तो आज के वीडियो में हमने पूरा के पूरे हिमालय कवर करे और भारत की जो नेचुरल और मैनमेड बाउंड्रीज हैं उनको कवर करा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं सिलेक्शन क्लासेस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और इसके आगे की बातें करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, क्वेश्चंस के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की जो पहाड़ पर्वत श्रेणियाँ हैं और पहाड़ियाँ हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर।